बारूद की गूंज, मलबे का ढेर और एक सुपर पावर की जिद। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का अब 7वां दिन भी खत्म होने को है, लेकिन बारूद की यह गंध है कि और भी तीखी होती जा रही है। एक तरफ ईरान की तंग गलियों से कयामत के ड्रोन निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुनने का फरमान सुना रहे हैं। लेकिन क्या ट्रंप का ये आत्मविश्वास खोखला है? क्योंकि अमेरिका के लिए फिलहाल आगे गड्ढा और पीछे खाई जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। वो जंग में कूद तो चुका है, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता अब साफ दिख नहीं रहा है। तो क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक ड्रोन वाले जाल में फंस कर रह जाएगा? क्या अमेरिका के पास अब मिसाइलें कम पड़ रही हैं? और क्या ईरान की सड़कों पर उठे जनाजे अमेरिकी सेना की बहादुरी की कहानियों में एक काला चैप्टर बन जाएंगे? आज इन्हीं सब पर बात होगी। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है दुनियादारी। Brought to you by Candid, Sensodyne DSP and ITEL. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का 7वां दिन है। ईरान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक 1300 हमले किए हैं। इनमें अब तक 1332 ईरानियों की मौत हो चुकी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स यानी सेना उतारने का चैलेंज दिया है। कहा है कि अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करता है तो ईरान इसके लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया NBC न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि ईरान की सेना हर तरह की चुनौती के लिए पहले से तैयार है। No, we are waiting for them. You were waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. अरागची के बयान के बीच ट्रंप ने भी NBC न्यूज़ से बात की। इसमें उन्होंने फिलहाल ईरान में सेना उतारने के विचार को खारिज किया। कहा कि ऐसा करना समय की बर्बादी होगी। ईरान पहले ही सब कुछ खो चुका है जो कुछ वो खो सकता था। लेकिन इस बीच ट्रंप ने एक दूसरी इच्छा जरूर जाहिर की। उनका कहना है कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना समय की बर्बादी होगी। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो ट्रंप को स्वीकार नहीं है। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की खामियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में एक बार फिर से टकराव हो सकता है। अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके, ऐसा ट्रंप ने कहा। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर ईरान का भी जवाब आ गया है। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में शामिल हुए ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में नेतृत्व बदलने की बात करते हैं, जबकि वो अपने ही देश में न्यूयॉर्क के मेयर तक नियुक्त नहीं करा सकते। ये एक तरह का औपनिवेशिक नजरिया है। डे आफ्टर प्लान है, वो अमेरिका को भी शायद क्लियर नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप साहब का ही इतिहास देखें, जब वेनेजुएला में इंटरवेंशन हुआ था तो वहां उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि वहां के निकोला मदुरो को वो उठा के ले जाएंगे, किडनैप करेंगे, अरेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे, और उनको वो अमेरिका ले गए। तो अमेरिका को इसमें कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। हाँ, बताया जाता है कि वेनेजुएला में जो क्यूबन सोल्जर्स थे वो 80-90 के करीब मारे गए थे इस इवैक्यूएशन के दौरान। और उसके बाद वहां पर जो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, और जो डेल्सी रोड्रिगेज हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन और उनके साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित हो गए। शायद उन्होंने ये मान लिया है कि अमेरिका का इंटरवेंशन होगा, अमेरिका के साथ मिलके कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ भेजना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन को ये पता है, ट्रंप को ये भी पता है कि अगर ग्राउंड इंटरवेंशन होता है, बूट ऑन ग्राउंड जाते हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत असहज होगा। और जब बॉडी बैग्स जाने लगते हैं अमेरिका, तो अमेरिकन कुछ नहीं देखते हैं, वो वहां के रिजीम के खिलाफ, वॉर के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कोई इंटरनली ही रिबेल करे
या रिबेल अगर नहीं भी करता है तो व्यवस्था परिवर्तन जो होगी उसमें ये मान लिया जाए कि हम अमेरिका को ये सर्वशक्तिमान मानते हैं, जिस तरह वेनेजुएला ने माना, और हम उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। और इस पर भी काम चल रहा है, और उन्होंने हिंट भी किया है ट्रम्प साहब ने। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है आईआरजीसी का, जो आइडियोलॉजिकली खामनेई के बहुत करीब है, और वो कभी भी वो स्पेस नहीं देगा कि कोई और बने और अमेरिका से नेगोशिएट कर ले। तो वो ईरानियन स्टेट का फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, उसको वो डिफाई करेगा। तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, इसीलिए डे आफ्टर कहना इस समय बिल्कुल मुश्किल है। एक तरफ तो ट्रंप ईरान की सरकार तक खुद चुनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंग के बीच उनकी सेना सवालों के घेरे में फंसती नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला शुरू किया था। शुरुआती अटैक में जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें से एक था मीनाब शहर का प्राइमरी स्कूल। इस हमले में 175 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 7 से 12 साल की करीब करीब 150 बच्चियां थीं। इतना बड़ा हमला, लेकिन अमेरिका या इजराइल किसी ने भी अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले में मारे गए लोगों की सामूहिक कब्र और जनाजे की तस्वीरें, वीडियो वायरल हैं। मामला बढ़ने के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा था कि अमेरिकी सेना इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस जांच का नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है। इसके जरिए उन्होंने नई सैटेलाइट तस्वीरें, सोशल मीडिया पोस्ट और वेरीफाइड वीडियो एकत्र किए। इन सब सबूतों से यह दावा किया गया है कि स्कूल की इमारत पर बाकायदा सटीक हमला किया गया था। यह हमला उसी समय हुआ था जब पास में मौजूद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी के एक नौसैनिक अड्डे पर हमले जारी थे। अमेरिका ने उस समय कहा था कि उनकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद नौसैनिक ठिकानों को निशाना बना रही थी। यही वो इलाका है जहां आईआरजीसी का नौसैनिक बेस मौजूद है। दरअसल ये स्कूल ईरान के एक छोटे से शहर मीनाब में है, जो राजधानी तेहरान से करीब करीब 965 किलोमीटर दूर है। लेकिन यह जगह दुनिया के बेहद अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट के काफ़ी करीब पड़ती है। ईरान में शनिवार को कामकाजी हफ्ते की शुरुआत होती है, इसलिए हमले के समय बच्चे और टीचर्स स्कूल में मौजूद थे। ऐसे में मुमकिन है कि ईरानी स्कूल पर हमला भी अमेरिकी सेना की तरफ से हुआ हो। अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक बयान में यह भी कहा था कि उस दिन अमेरिकी लड़ाकू विमान उसी इलाके में ऑपरेशन चला रहे थे जहां पर यह स्कूल मौजूद है। नौसैनिक अड्डे के अंदर कितना नुकसान हुआ और हमला कैसे हुआ, ये समझने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्लैनेट लैब्स नाम की एक कंपनी से नई सैटेलाइट तस्वीरें मंगवाईं। 4 मार्च को ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि मीनाब शहर में तमाम सटीक हमले हुए थे, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कम से कम 6 इमारतें और स्कूल को टारगेट किया गया था। नौसैनिक अड्डे के अंदर 4 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। पुरानी सैटेलाइट तस्वीरों से एक और बात निकलकर सामने आई है। 2013 में ये स्कूल भी आईआरजीसी के नौसैनिक बेस का हिस्सा हुआ करता था। उस समय बेस के दूसरे हिस्सों से सीधे रास्ते इस स्कूल तक जाते थे, लेकिन बाद की तस्वीरों में दिखता है कि सितंबर 2016 तक इस इमारत को बेस से अलग कर दिया गया था। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका को शायद ये जानकारी नहीं रही होगी कि आईआरजीसी की ये इमारत अब एक स्कूल बन चुकी है। तो अगर अमेरिकी जांच में भी ये बात साबित होती है तो अमेरिका आगे क्या करेगा? क्या ऐसे केस में उस पर भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? समझने के लिए जानकारों का रुख करते हैं। जिनीवा कन्वेंशन के नियमों के अनुसार किसी भी सिविलियन इंस्टॉलेशन को वॉर के समय नहीं डैमेज किया जा सकता है, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो स्पेसिफिक है। लेकिन कई बार हुआ है, जैसे अफगानिस्तान में भी जब नेटो का इंटरवेंशन हुआ था, अमेरिकन वहां थे, तो कई सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि इन्होंने सिविलियन, जैसे शादियों में इन्होंने बॉम्ब गिराया था ओसामा बिन लादेन को खोजने के प्रोसेस में, और कई सारे जनाजों में भी चूंकि लग रहा था कि ये शायद गैदरिंग है, वहां भी बॉम्ब गिराया था नेटो फोर्सेस ने, अमेरिका जब वहां इन्वॉल्व था। इसके पहले भी हमने देखा है कि इजराइल में एक प्रेस रिपोर्टर की हत्या हुई थी, तो उसका जनाजा निकाला जा रहा था, वहां भी लाठीचार्ज हुए थे, वहां भी उनको कॉफिन रख के जाना पड़ा था। तो इसके पास्ट इंसिडेंट हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
तो ये कह देना कि ये स्कूल था, वहां पर वो उन्होंने बॉम्ब गिराया और उसमें 160, हमने सब देखा, हम सबने देखा है कि 160 बच्चे उसमें मारे गए हैं, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इस पर अमेरिका को क्या असर पड़ेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक वॉर जोन है, डेजिग्नेटेड ये था, जो इलाका था आईआरजीसी का, वो सेंटर था और बाद में शिफ्ट करके वहां स्कूल बना दिया गया था। तो जो इंटेलिजेंस होगी वो यही कहता होगा कि आईआरजीसी का इंस्टॉलेशन है। तो ये एक ग्रे जोन है, अमेरिका पर एक्शन लिया जा सकता है अगर वर्स्ट केस में ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन अमेरिका अमेरिका ठहरा, आईसीसी का मेंबर नहीं है वो, तो आप उसको आईसीसी में ले नहीं जा सकते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हम जब सब जानते हैं ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कंसेंट पर आधारित, अगर माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका पर कुछ ऐसा होगा कि कोई भी उनके कमांडर को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाए। हाँ, ये हो सकता है इंटरनल जो उनके चेक्स होंगे उसमें अगर ये पाया जाता है कि वेरीफाइड सोर्सेज ने मिसलीड किया है तो उन पर डिसिप्लिन रिएक्शन हो सकता है। बहुत अधिक होता है तो यही होता है। अमेरिका के सामने दिक्कतें यही खत्म नहीं होती। 28 फरवरी को उसने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब 7 दिन से जारी ये जंग अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि ट्रंप का प्लान ए था क्लीन रैपिड विक्ट्री, यानी घुसो, हमला करो, जीत जाओ। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। अब उनका प्लान बी इससे भी बुरी तरह फेल होगा। अमेरिका फेल हुआ है या नहीं हुआ है ये तो शायद जंग के अंत में पता चलेगा, लेकिन अगर अमेरिका का प्लान वेनेजुएला की तरह देश के लीडर को रास्ते से हटाकर एक आसान जीत का था तो फिलहाल ऐसा तो नहीं हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने सुप्रीम लीडर खामनेई को मार तो दिया, लेकिन जंग अब भी चल रही है। अमेरिका को ये जंग जारी रखने के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में एक दिन में $2 अरब तक खर्च किए, लेकिन अब यह आंकड़ा घटकर $1 अरब प्रतिदिन तक पहुंचा है। अमेरिका के सामने दूसरी चुनौती है ईरान के ड्रोन्स। अमेरिका इस समय ईरान के ऊपर आसमान में पूरी तरह हावी है, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं, गणित भी मायने रखती है। ईरान मिडिल ईस्ट में बहुत सस्ते ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जिनसे वो काफ़ी सटीक हमले भी कर सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो ज़्यादातर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही गिरा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इन आधुनिक रक्षा प्रणालियों को चलाना बहुत महंगा पड़ता है, जबकि ईरान के ड्रोन हैं काफ़ी सस्ते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ $1000 का ड्रोन गिराने के लिए लाखों या करोड़ों डॉलर की मिसाइल चलानी पड़ती है। ज़रा ये आंकड़े देखिए। पिछले 6 दिनों में ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर 500 से ज़्यादा मिसाइलें और 2000 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे हैं। इनमें से ज़्यादातर वन वे सुसाइड ड्रोन्स हैं, यानी वो टारगेट पर जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। ईरान सबसे ज़्यादा शाहिद 131 और शाहिद 136 जैसे छोटे ड्रोन्स इस्तेमाल करता है, जिन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में डिफेंस प्रोग्राम की डायरेक्टर स्टेसी पेट्टीजॉन के मुताबिक शाहिद ड्रोन्स के अलग अलग वर्जन की कीमत $20,000 से लेकर $50,000 तक होती है, यानी 18 लाख रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक। अब अनुमान है कि ईरान के पास ऐसे हजारों ड्रोन इस समय मौजूद हो सकते हैं। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। जंग शुरू होने के बाद 2 मार्च को ही ईरान की आईआरजीसी से जुड़ी न्यूज़ एजेंसी फार्स ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में ड्रोन की लंबी कतारें देखी गईं, जो किसी अंडरग्राउंड बंकर या सुरंग जैसे ठिकाने में रखी हुई लगती है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। ईरान के ड्रोन्स को गिराने के लिए अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात हैं। पैट्रियट सिस्टम बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने 2025 में ही 620 PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइल सप्लाई की हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को डिटेक्ट कर उसे हवा में ही निष्क्रिय करने का काम करती हैं। हालांकि पैट्रियट से एक शॉट फायर करने की कीमत बैठती है करीब $3 मिलियन, यानी 27 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास पैट्रियट सिस्टम के अलावा कुछ सस्ते विकल्प भी हैं, जैसे रेथियन कायोटी सिस्टम। इससे लॉन्च होने वाले ड्रोन दूसरे ड्रोन को मार गिराते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इससे एक ड्रोन इंटरसेप्ट करने यानी रोकने में करीब $1.25 लाख, यानी 1.25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह पैट्रियट सिस्टम से सस्ता ज़रूर है, लेकिन शाहिद ड्रोन से कई गुना ज़्यादा महंगा। इनके अलावा ड्रोन्स की मूवमेंट कंट्रोल करने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम करके ड्रोन का रास्ता बदला जा सकता है। लेज़र के जरिए भी ईरानी ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के सस्ते विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है।
अमेरिकी ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी हाइलियो के को फाउंडर ऑर्थर एरिक्सन इस बारे में बताते हैं, ड्रोन को मार गिराना उसे आसमान में उड़ाने से कहीं ज़्यादा महंगा है। एक ड्रोन को मार गिराने में उसकी कीमत से कम 10 गुना ज़्यादा खर्च होता है। ईरान अमेरिका के मामले में तो यह अनुपात 60 से 70 गुना तक है। अमेरिका के पास ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स भी कम हैं। दिसंबर 2025 में अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में एक रिपोर्ट ने बताया कि अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम इंटरसेप्टर खरीदे। अमेरिका को हज़ारों में इंटरसेप्टर की अभी ज़रूरत है, लेकिन उसने सिर्फ कुछ 100 ही खरीदे हैं। अमेरिकी मीडिया में भी ये चर्चा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हथियार कम पड़ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जिस स्पीड से युद्ध के पहले दिन अपने एडवांस हथियार इस्तेमाल कर रहा था, अब वैसा नहीं रहा। यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करने और बीते 1 साल में 7 देशों पर हमला करने में अमेरिका के हथियार लगातार कम हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कतर में तैनात अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम जिस स्पीड से हमले कर रहे हैं वो अगले 4 दिन में ही खत्म हो सकते हैं। हालांकि कतर की स्टेट मीडिया के मुताबिक सेना के पास पर्याप्त पैट्रियट सिस्टम है। पैट्रियट के अलावा अमेरिका के पास सऊदी अरब और UAE में थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है, लेकिन ये इतने एडवांस हैं कि इनका इस्तेमाल ड्रोन मारने में नहीं किया जा सकता। इससे एक मिसाइल फायर करने में करीब $12 मिलियन का खर्च बैठता है। ड्रोन वॉरफेयर में कमज़ोर पकड़ से निपटने के लिए अब अमेरिका ने यूक्रेन से मदद मांगी है। दरअसल 4 साल से जारी यूक्रेन रूस जंग में रूस ने बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया। इससे निपटने के लिए यूक्रेन ने सस्ते एंटी ड्रोन हथियार बनाने में बड़ी बढ़त हासिल की है। उसने ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जो करीब $1000 में दुश्मन के ड्रोन को गिरा सकते हैं। यूक्रेनी कंपनियों ने खास इंटरसेप्टर ड्रोन भी बनाए हैं जिनका काम ईरान के शाहिद ड्रोन को ढूंढकर नष्ट करना है, लेकिन यूक्रेन ये मदद करेगा या नहीं ये अब तक साफ नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरानी ड्रोन से निपटने में मदद तभी की जाएगी जब इससे यूक्रेन की अपनी सुरक्षा कमज़ोर न पड़े। साथ ही ये मदद तभी होगी जब इससे कीव को रूस के खिलाफ चल रही जंग रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी फायदे मिलें। तो क्या ये मान लें कि ईरानी ड्रोन्स के सामने अमेरिका की कमजोरी जंग में उसके लिए बड़ी मुसीबत बनेगी? एक्सपर्ट्स समझते हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, उसमें यूक्रेनी भी और रूसी दोनों एरियल म्यूनिशंस फेंक रहे हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, कामिकाजे ड्रोन्स हो, ये सारे वो भेजते हैं। और खासकर रूस को हमने देखा है कि अगर वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस या मिसाइल्स भेजता है तो मान लीजिए 10 मिसाइल भेजता है तो 100 ड्रोन्स भी साथ में भेजता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। 110 अगर मिसाइल और ड्रोन्स मिला के हैं तो 110 एयर डिफेंस मिसाइल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और एक मिसाइल, एक ड्रोन जो है, जो सबसे सस्ता ड्रोन जो अमेरिका यूज करता है वो $20,000 का है, उतना ही लगभग रूस भी यूज करता है $20,000 का। उस $20,000 के जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी डिफेंस मिसाइल है, वो करीब $3 लाख खर्च करना पड़ता है जो मिनिमम है। तो आप इमेजिन कीजिए 100 ड्रोन और 110 ड्रोन में कितने एयर डिफेंस सिस्टम यूज करें, उनको आप ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि बहुत खर्च हो रहा है। इससे एयर डिफेंस भी कॉम्प्रोमाइज होता है, रूस में हमने देखा है, यूक्रेन में हमने देखा है, और बर्बादी भी, खर्च भी बहुत होता है, और एंडलेस ड्रोन चले आते हैं। और उनमें से भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो, एरो हो, डेविड स्लिंग हो जो इजराइल यूज करता है, वो सारे 95% ही इफेक्टिव रहते हैं, यानी 5% उसमें फेल करते हैं। तो 110 में से अमूमन 5-6 तो गिर ही जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और इसलिए यही स्ट्रैटेजी इस समय ईरान भी अपना रहा है। और लोग कहते हैं उनके पास 1 लाख से ज्यादा ड्रोन है, 3000 मिसाइल है, तो वो उनको मिला के भेज रहा है कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जाए। UAE में हमने देखा है, रियाद में देखा है, अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुआ, कतर में, बहरीन में, टर्की में, अजरबैजान में, कहां एयर डिफेंस यूज करते हैं। और सारे स्टेट्स उतने कैपेबल नहीं है जितने नेटो कंट्रीज हैं, इनके पास तो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो ऐसे शर्त में अमेरिका के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए कि हर टारगेट को वो एयर डिफेंस सिस्टम से वो उसको अम्ब्रेला दे सके एयर डिफेंस का, और इसमें खर्च भी बहुत होगा। और लेकिन ट्रंप साहब इसके लिए भी जाने जाते हैं कि जो खर्च होता है उसको वो निकाल लेते हैं। जैसे ट्रंप वेनेजुएला में भी हमने देखा है, उन्होंने कहा $10 मिलियन पर डे
5 डेज या 6 डेज के लिए जो खर्च हुआ था वेनेजुएला ऑपरेशन में वो उनसे वापस लेंगे। उसी तरह ईरान के साथ भी कर सकते हैं कि आप $500 बिलियन मेरा खर्च हुआ, आप दीजिए तेल निकाल के। या जैसे यूक्रेन के साथ उन्होंने जो शर्त किया कि आप रेयर अर्थ मिनरल्स या जो भी मिनरल्स हैं उस यूक्रेन वाले पार्ट में 500 बिलियन का वो हमसे ट्रेड करेंगे, हम आपको कुछ मुनाफा देंगे, हमारी कंपनियां, यानी वो पैसा निकालना जानते हैं उनके खर्चे का। कुछ वैसा ही इंतजाम यहां भी होगा। तो लेकिन ये तो है कि ये अगर लंबा खींचा, इनके ड्रोन्स बहुत ज्यादा हैं, एस्टिमेट से ज्यादा हैं या मिसाइल्स एस्टिमेट से ज्यादा हैं, तो पूरी तरह से वेस्ट एशिया में एयर डिफेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खी। नेपाल चुनाव की बात करते हैं। 5 मार्च को वोटिंग हुई, 6 को काउंटिंग चल रही है। शाम 4 बजे तक के रुझान चौंकाने वाले रहे। केवल 3 साल पहले बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी वहां की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टियों से आगे चल रही है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 1 सीट जीत ली है, 96 पर आगे है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी वही है जिसके कैंडिडेट बालेंद्र शाह इसके पीएम कैंडिडेट हैं। दूसरे नंबर पर गगन थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस है जो 1 सीट जीत चुकी है, 10 पर आगे है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट 8 सीटों पर आगे है। वहीं एक और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भी 9 सीटों पर आगे चल रही है। हालत यह है कि खुद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जिन्हें जेंजी प्रोटेस्ट के बाद पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वो भी अपनी सीट से भी पीछे चल रहे हैं। उनकी सीट झापा 5 से बालेंद्र शाह इस समय 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। फिलहाल नेपाल चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। सीधी वोटिंग के लिए नतीजों की तस्वीर 6 मार्च की देर रात तक या फिर 7 की सुबह तक साफ हो सकती है। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की गिनती के बाद अंतिम नतीजे आने में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। दुनियादारी में आज की खबरें यहीं तक। अब आपसे 9 मार्च को यानी सोमवार को मुलाकात होगी। वीकेंड पर ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट पर कुछ जानकारी परक कंटेंट देखना चाहते हैं तो एक मास्टर क्लास हमने की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक शेयर करिए। फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।